हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रोहिंग्यास के विषय। एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह से अभी इंडियन नेवी पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी लगा है। क्या है पूरा मामला, चलिए इस पर नजर डालते हैं। आज का टॉपिक रहेगा इंडियन नेवी पे लगे हुए एलिगेशन से संबंधित, जो कि अभी हाल ही में लगाया गया है। हुआ क्या है, ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के कुछ उच्च अधिकारियों ने मिलकर इंडियन नेवी की मदद से बहुत सारे रोहिंग्यास का अपहरण किया है, मजबूरन देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया है और उनमें से कुछ लोग समुद्र में डूबे भी पाए गए हैं। ऐसा आसपास के लोगों का कहना है। 40 लोगों को समुद्र में फेंक दिया गया है। वजह से ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी हाल ही में यूएन की तरफ से इसकी जांच की जा रही है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और मामले को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने अभी इस मामले की जांच को शुरू कर दिया है, जिसका एलिगेशन लगाया गया था पीयूसीएल के द्वारा, है ना। एक ऐसा यूनियन जो कि अ, मानवाधिकार संगठन के अंतर्गत आता है और उसने अभी भारत पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि जो इंडियन की अथॉरिटीज हैं उन्होंने बहुत सारे रोहिंग्यास को जबरदस्ती बाहर निकाला है, देश को छोड़ने को मजबूर किया है, उनका अपहरण किया है और कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें उत्पीड़न की भी बात की गई है, जिसकी वजह से ये मामला काफी सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और संयुक्त राष्ट्र ने अब इस पे जांच भी बिठा दी है, क्योंकि पिछले न्यूज़पेपर को आप उठाकर देखेंगे, कल रात का पेपर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये भी सामने आया है कि इंडियन नेवी की तरफ से कुछ रोहिंग्यास को समुद्र में फेंक दिया गया है हाथ पैर बांध के, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। जिसकी वजह से सीधे डिमांड की गई है कि इंडियन नेवी को उन हाथ पैर बंधे हुए रोहिंग्यास को समुद्र से बाहर निकालना चाहिए। अगर वो जीवित हैं तो उनको फिर से शरण देनी चाहिए और साथ में एक मुआवजा भी देना चाहिए, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अब जांच को भी बिठा दिया गया है। चलिए, अब सबसे पहले हम इसकी कहानी को समझेंगे कि जो ये रोहिंग्यास का मामला इतना चर्चा का विषय है, भारत इससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से रोहिंग्यास को शरण देने में भारत हिचकिचा रहा है। सबसे पहले रोहिंग्यास के बारे में कुछ बातों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिएगा, जिन रिफ्यूजीज की बात की जा रही है ये वो रिफ्यूजीज हैं जो ऑलरेडी सर्टिफाइड थे, रजिस्टर्ड थे, किसमें, यूएनएचसीआर के अंतर्गत। एक ऐसा संगठन जो कि ऐसे लोगों को, ऐसे नागरिकों को शरण देने का काम करता है, रजिस्टर करने का काम करता है, जिनको उनके देश में शरण नहीं दी जा रही है, उनका देश में उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका उनके ही देश में रहने की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे लोगों को शरण देने का काम, संरक्षण देने के काम के उद्देश्य से संगठन है, जिसके तहत उन्हें रजिस्टर भी किया गया था और ये भारत में आकर रह रहे थे। अभी जबरदस्ती इंडियन अथॉरिटी के द्वारा इसे बाहर निकालकर, इंडिया से बाहर निकालकर फेंका गया है, जिसकी वजह से अब ये मामला एक बार फिर से न्यूज़पेपर की सुर्खियों में है। सबसे पहले हमें देखना है कि रोहिंग्या की शुरुआत कहाँ से होती है। हम लोग आए दिन अपने शहरों में सुनते रहते हैं कि ये बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजीज हैं जो कि हमारे कंट्रीज में रहते हैं। असल में साथियों, अगर हम इनकी कोर की तरफ जाएं तो जितने भी रोहिंग्या हैं, ये जो जितने भी रिफ्यूजी हैं और भारत में रहते हैं, ये सभी माइनॉरिटीज में आते हैं और बांग्लादेश इनकी शुरुआत करता है। यानी कि बांग्लादेश में रहने वाले ये मुस्लिम हैं जो कि वेस्टर्न म्यांमार में रहते हैं। और वेस्टर्न म्यांमार में एक जगह है जिसे हम लोग राखिन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रांत पड़ता है राखिन जो कि पश्चिम म्यांमार में है। वहां पे पूरा एरिया ही मैक्सिमम मुस्लिम का है और उन्हीं को रोहिंग्या के रूप में जाना गया है। ये वो रीजन है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई सपोर्ट मिलता है, ना ही उनके लिए कोई प्रोविजन दिया गया है और ना ही उस पर्टिकुलर कंट्री में यानी कि म्यांमार उन मुस्लिम्स को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके पीछे का भी इतिहास काफी बड़ा है, जिस पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन ये करंट अफेयर है तो जो तह की बातें हैं जो पिछले 10 सालों से चली आ रही हैं, चलिए उन पर भी नजर डालेंगे। उससे पहले, ये जो रोहिंग्यास है बांग्ला भाषा बोलते हैं, सामान्यतः ये वर्मी भाषा भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये बर्मा रीजन में रहने वाले हैं। और
2022 में ये मामला काफी उछलकर सामने आया था। किधर से आया था? ध्यान रखिएगा, ये मामला हुआ था म्यांमार में रोहिंग्यास की तरफ से, जहां से म्यांमार की तरफ से पूरी तरह से डिसाइड कर लिया गया था कि भाई जो थोड़ा मोड़ा हम रहने की जगह भी दे रहे थे, अब हम इनको वो भी नहीं देंगे। हुआ क्या था, म्यांमार में मुस्लिम भी रहते हैं और बौद्ध भी रहते हैं, और इनके बीच में हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था धर्म को लेकर। ध्यान रखिएगा, रोहिंग्या मुसलमान और जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनके बीच में एक संघर्ष हुआ था, जो कि म्यांमार के नॉर्थ में एक जगह है जिसका नाम है रखाइन जगह। तो रखाइन पर हुआ था, और वो मामला इतना बढ़ गया था कि रोहिंग्या मुसलमानों ने बौद्ध धर्म की जो महिलाएं थी उनका उत्पीड़न किया था। कई सारे रेप के केसेस आए थे, कई सारी हत्याओं के केसेस आए थे, जिसकी वजह से म्यांमार की गवर्नमेंट ने अपना हाथ इनसे पीछे खींच लिया था। और आज तक जो ये भटक रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण इसी को माना जा रहा है, जिसकी वजह से उस समय पर म्यांमार में जो समुदाय रहते थे उनके बीच में व्यापक हिंसा देखने को मिली थी, और वही व्यापक हिंसा थी जिसकी वजह से म्यांमार में गृह युद्ध वाली कंडीशन क्रिएट हो गई थी। फिर क्या हुआ, अगस्त 2012 के टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस युद्ध की वजह से 88 लोग मारे गए, जिसमें 57 मुस्लिम थे, 31 बौद्ध थे, और 9000 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने को विस्थापित किया, अपने को डिस्प्लेस किया, और 2500 ऐसे घर थे जो इस पर्टिकुलर गृह युद्ध के समय पर जला दिए गए। 2015 में म्यांमार सरकार के एटीट्यूड में एक बड़ा चेंज आया। चेंज क्या आया, उन्होंने जितने भी रोहिंग्यास थे उनको उनके अधिकारों से पूरी तरह से वंचित कर दिया, और इसकी वजह से बहुत सारे जो रोहिंग्यास थे वो गवर्नमेंट के इस बिहेव की वजह से काफी अलग थलग रहने लगे, डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, रीजन को छोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि उनको म्यांमार में किसी तरह का सिविल राइट मिल ही नहीं रहा था। इसी नरेशन में एक और काम हुआ, वो था नाव के माध्यम से पलायन, इसके बाय बोट। नाव के माध्यम से हजारों रोहिंग्यास अलग अलग देशों में जाने लगे, बांग्लादेश में, भारत में, आसपास के रीजन्स में। उसी दौरान ये नाव पलटी थी, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे, कई रिफ्यूजीज की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, म्यांमार की पुलिस की तरफ से कहना चाहिए सुरक्षा बलों के द्वारा उन पे गोलियां भी चलाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। और इसी वजह से इन रोहिंग्यास को एक नाम से भी जाना जाता है, बोट पीपल, नाव वाले लोग, या फिर पीपल ऑफ बोट, राइट। ध्यान रखिएगा, ये वो समय था जब ये गृह युद्ध शुरू हुआ, तो ये सब रोहिंग्यास डरने लगे थे। क्यों? क्योंकि बौद्ध की तरफ से भी इन पर अटैक किया जा रहा था। उस पर्टिकुलर देश में ये अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। फिर ये बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी जगहों पर भागने लगे। इसी में बहुत सारे ऐसे भी रोहिंग्यास थे जो कि बांग्लादेश से भारत में अंदर आ गए थे, भारत के अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ये बांग्लादेश के रोहिंग्यास हैं जो कि हमारे देश में आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट क्या बताती है कि 2015 में 25,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे, जब वो नाव से आ रहे थे उस समय पर उन्हें मारा गया, है ना, उनकी मृत्यु हो गई, चाहे वो गिरकर हुई या फिर उन्हें गोलियों से मार दिया गया। म्यांमार सेना के द्वारा भी इसका 2016 में शोषण किया गया, जिसमें बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान थे। उनके उनके बीच में जो बौद्ध के साथ में लड़ाई हो रही थी, उसकी वजह से हिंसा उभरी, और साथ में बहुत सारे शरणार्थी मारे गए, गिरफ्तार हुए और भागने के लिए मजबूर हुए, अलग अलग देशों में वो जाने लगे। नवंबर 2016 में एक स्पेशल फोर्स थी म्यांमार की, उन्होंने क्या किया, बॉर्डर पे गांव को पूरा जला दिया, 1500 शरणार्थियों के घर जला दिए गए। उसी ड्यूरेशन में बहुत सारे मर्डर और रेप के मामले भी सामने आए। नफ रिवर इंसिडेंट आपको ध्यान ही होगा, ये वो इंसिडेंट है जिस समय पर जब ये शरणार्थी देश छोड़कर जा रहे थे तो पीछे से गोलियों से इन्हें भून दिया गया था। तो ये वो न्यूज़ है आपकी। 2017 का समय आपको ध्यान ही होगा, जिस समय पर ये
मामला सामने आया था, गोलियां चलाई गई थी, बहुत सारे रोहिंग्यास को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया था, 243 प्रिजनर्स थे, उन्हें प्रिजनर बना लिया गया था, जिसमें बहुत सारी महिलाएं और स्पेशली महिलाएं और बच्चे थे। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उस दौरान पे लगभग 92,000 ऐसे रोहिंग्यास थे जिन्हें जबरदस्ती अपना घर छोड़ने के लिए म्यांमार से मजबूर किया गया था। इस पूरे डायरेक्शन में भारत अपना हाथ क्यों पीछे खींच रहा है, चलो उस पर नजर डाल लेते हैं। असल में साथियों देखा जाए तो ये जो आपके रोहिंग्यास हैं, ये म्यांमार रीजन के हैं, ये इनका अपना घरेलू मामला है, इसमें भारत इंटरप्ट नहीं करना चाहता है। दूसरा, अगर ये मामला आगे बढ़ रहा है, पड़ोसी देशों तक पहुंच रहा है, तो ये सीधे शब्दों में बोला जाए तो इसकी जिम्मेदारी आसियान रीजन की हो जाती है, तो इसमें भारत का अकेला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। अगर हम जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की तरफ देखें तो म्यांमार से हमारा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा काम है। असल में साथियों, हमारा जो अब पॉलिसी है वो है लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हम सेवन सिस्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, सेवन सिस्टर को डेवलप करने पर इनिशिएट कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अरुणाचल प्रदेश की भी यात्रा की थी, है ना। तो जब हम लोग की इस पॉलिसी कब पूरी कर पाएंगे, जब हमारा पड़ोसी हमारा साथ देगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से म्यांमार गवर्नमेंट के अगेंस्ट भारत नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट है, इंडिया ऑलरेडी फेस न्यूमरस चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी। हमारे खुद के देश में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। हमें पहले उसको खत्म करना है, अपने देशवासियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके बाद हम दूसरे देश के लोगों को या फिर रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो पाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे कि भारत में रिफ्यूजीज की हालत क्या है। देखा जाए तो भारत में अभी तक कोई भी ऐसा स्पेशल कानून नहीं बना है इन रिफ्यूजीज के लिए, है ना। भारत इसके लिए कोई नागरिकता नहीं देता है, संविधान ये स्पष्ट नहीं करता है कि देश का नागरिक है या नहीं है या फिर आगे बन पाएंगे। सीधे शब्दों में बोला जाए तो इन रिफ्यूजीज को विदेशी लोगों के रूप में पहचाना गया है। अब हम बात कर लेते हैं यूएनएचसीआर के बारे में, जिसके द्वारा इन्हें सर्टिफाइड किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनको उनका देश ही नहीं रखना चाहता। तो ध्यान रखिएगा, ये वो रोहिंग्यास थे जो कि संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी सम्मेलन प्रोटोकॉल के द्वारा स्टाम्प लगे हुए थे, और भारत इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट नहीं करता है। भारत ने इसको ऑलरेडी 1951 में इनकार कर दिया था। दोनों के देशों के, दोनों रीजन्स के बीच में जो समझौते हुए थे उसमें शरणार्थियों के जो अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया यूएनएचसीआर के नियम है वो शामिल थे, लेकिन भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसी वजह से अभी जो रोहिंग्यास भारत के अंदर हैं उनको बाहर निकाला गया है, जिसपे क्लियर स्टेटमेंट के साथ में बोला जा रहा है कि कोई इलीगल वे में नहीं किया गया है, क्योंकि यूएनएचसीआर को भारत पहले से ही नहीं मान रहा है। यूएनएचसीआर के अनुसार शरणार्थी या फिर रिफ्यूजीज कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण अपने ही देशों में सताए जाते हैं, दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए यूएनएचसीआर है। ओके गाइस, ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले कुछ एडिशनल नॉलेज, अगर आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गाइस कर लीजिएगा। सभी जगह जॉब ग्रेड के नाम से, लेकिन इंस्टाग्राम पर job.grade के नाम से आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी, उसे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि ऑल टाइम रियल अपडेट आपको प्रोवाइड हो जाए। इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गाइस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री एंड पेड दोनों क्लासेस मिलती हैं, बुक्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलते हैं और करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती है। इन सभी चीजों के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके लेक्चर्स का फायदा उठाइए। करेंटली यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, डेमो सेशंस चल रहे हैं, प्लीज गाइस उसको ज्वाइन कीजिए और अपने डेमो को पसंद कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो पेड क्लास में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ साथियों, ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो भर भर के शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।